हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित। अगर आप चंडीगढ़ पीआरटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये जो क्लासेस हैं ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आज का जो सेशन है इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपके चैप्टर वाइज जो एमसीक्यू हैं वो आपको मिलेंगे। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है, कोई इश्यू है, कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज आप कर सकते हैं। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी एप्लीकेशन फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित को अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं आगे। देखिए, आपकी न्यू ईयर स्पेशल सेल चली हुई है जिसके अकॉर्डिंग आपको जो भी कोर्सेज है, आपके मनपसंद कोर्स हैं, उन पे आपको डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, आपको वहां पे जाके कूपन कोड लगाना है हैप्पी न्यू ईयर। एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप अपने मनपसंद कोर्स पे जाएंगे और वहां पे आपको कूपन कोड अप्लाई करना है हैप्पी न्यू ईयर। जैसे आप इस कोड को अप्लाई करते हैं आपके जो कोर्स के प्राइस हैं वो कम हो जाएंगे। ठीक है, देखिए, अब काफ़ी स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको कूपन कोड अप्लाई करना ही नहीं आता है, वो बिना कूपन कोड अप्लाई किए ही फीस को पे कर देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैसे करते हैं अप्लाई। आप जैसे अपने कोर्स पे जाएंगे ना, जो कोर्स आपको पसंद होगा, सबसे पहले आपको उस कोर्स के ऊपर क्लिक करना है। और जैसे आप क्लिक करोगे ना, क्लिक करने के बाद आपको कूपन दिखाई देगा। पहले आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको कूपन दिखाई देगा और कूपन का नाम होगा हैप्पी न्यू ईयर। इस कूपन कोड के ऊपर जस्ट आपको एक क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे ना, आपके जो कोर्स के प्राइस हैं वो अपने आप कम हो जाएंगे और उसके बाद आप इस फीस को पे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को। देखिए, आज का जो चैप्टर है वो है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, यानी कि आपका साइंस का चैप्टर है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो इसके जो एमसीक्यू हैं हम वो करने वाले हैं आज। ठीक है, और ये हमारी न्यू सीरीज है। आज से आपको जो क्वेश्चंस हैं वो हमेशा चैप्टर वाइज मिलेंगे। इस बात को आप याद रखिएगा ताकि आप चैप्टर को भी अच्छे से रिवाइज कर सकें, उनके जो कंसेप्ट हैं उनको आप समझ सकें। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तत्वों के गुणधर्म। तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास, यानी जो तत्वों के गुणधर्म है ना, उनकी जो विशेषताएं हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, वो एटॉमिक मास के अनुसार क्या होती हैं, डिपेंड होती हैं। जो एटॉमिक मास है उनके अनुसार जो आवर्त सारणी है, जो आपकी पीरियोडिक टेबल है, उसको आसानी से समझा जा सकता है। एक्चुअल में इसका मतलब ये है। तो ये संबंध किससे है, यानी कि ये बात किसने बोली थी? आपके न्यूलैंड्स ने बोली थी, डाबे राइनर ने बोली थी, हेनरी मोजले ने बोली थी, या फिर मेंडेलेफ ने बोली थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ना, वो आएगा आपका आंसर नंबर डी। मेनली जो मेंडेलेफ हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि तत्वों के जो गुणधर्म हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, उनकी जो विशेषताएं हैं, उनकी परमाणु द्रव्यमान के क्या होते हैं, आवर्त फलन होते हैं। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। न्यूलैंड्स ने भी किसी पे बात की थी, परमाणु द्रव्यमान पे ही किया था, लेकिन जो ये मेनली जो स्टेटमेंट है ना, ये किसने दी थी? आपके मेंडेलेफ ने दी थी। ठीक है, और जो आपके हेनरी मोजले हैं इन्होंने परमाणु क्रमांक के बारे में बात की थी। इसके बारे में, परमाणु क्रमांक के बारे में, जिसे हम जेड से डिनोट करते हैं, परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर। इसके बारे में, एटॉमिक नंबर के बारे में बोला था किसने? हेनरी मोजले ने। तो आपको यह भी याद रखना है। ठीक है, डाबे राइनर हैं, इन्हें त्रिक का सिद्धांत दिया था। त्रिक का सिद्धांत यानी कि इन्होंने कितने, 3 के 9 एलिमेंट के बारे में बताया था कि त्रिक का सिद्धांत दिया था इन्होंने, किसने? डाबे राइनर ने। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखते हैं हम एक्सप्लेनेशन को। देखिए, हमारे नोट्स के अंदर आपको ये एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी और जो वीडियो कोर्स है उसके अंदर तो मैंने बहुत ही डिटेल से समझा रखा है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो यह भी देखा गया कि समान भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म वाले विभिन्न तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर आ जाते हैं। इसी आधार पर मेंडेलेफ ने आवर्त सारणी बताई और जिसका सिद्धांत क्या था? तत्वों के जो गुणधर्म हैं उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। किसने बोली थी? आपके मेंडेलेफ ने बोली थी। ठीक है, समझ गए? तो आंसर क्या होगा आपका? आंसर नंबर डी हो जाएगा। याद रखिएगा। आप आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जब मेंडेलेफ ने आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल का जब निर्माण किया था तो उस समय कितने एलिमेंट ज्ञात थे?
यानी कि जब इन्होंने मेंडेलेव ने जब पीरियोडिक टेबल बनाई थी तो उस समय कितने ऐसे एलिमेंट थे जिनके बारे में पता था, और उन पता हुए जो एलिमेंट थे ना उन्हीं के बेस पर इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाई थी। उनकी जो जगह है, उनका जो स्थान है, उनका जो प्लेस है वो निश्चित किया था। तो ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए आपको याद रखना है, जब मेंडेलेव ने बात की थी ना तो उस टाइम में थे आपके 63। कितने थे? 63 थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो तो आएगा 63। आपको ये याद रखना है। लेकिन अगर हम न्यूलैंड्स की बात करें ना, न्यूलैंड्स के समय में, तो न्यूलैंड्स के समय में थे आपके 56। ये भी आप याद रखिएगा। जो आपके न्यूलैंड्स हैं इनके समय में थे 56 तत्व ज्ञात। और आपके 30, अगर 30 के बारे में पूछा जाए ना तो ये डाबेराइनर के बारे में है कि जब डाबेराइनर ने कौन सा सिद्धांत, त्रिक का सिद्धांत दिया था, तो उस समय आपके 30 ऐसे तत्व थे जिनके बारे में पता था। और 30 में से ये सिर्फ और सिर्फ जो 9 तत्व है ना उनके बारे में ही अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए थे, जिसे इसलिए तो इसे बोला गया त्रिक का सिद्धांत। यानी 3-3 के इन्होंने 9 तत्वों के बारे में बात की थी। त्रिक का मतलब 3, यानी कि इन्होंने 3-3 के जोड़े बनाए थे। और एक में कितना था? एक में 3 तत्व आते थे, तो इसलिए टोटल तत्व कितने हो गए? आपके 9 हो गए। और जोड़े के अकॉर्डिंग देखें तो त्रिक यानी कि 3। तो त्रिक का सिद्धांत किसने दिया था? डाबेराइनर ने दिया था। और उस समय कितने ज्ञात थे? आपके 30 ज्ञात थे। न्यूलैंड्स के बारे में मैं बता चुका हूं, 56 थे। और जब मेंडेलेव की बात आई तो उस समय आपके 63 थे। तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं हम कि जब मेंडेलेव ने अपना कार्य प्रारंभ किया तो उस समय कितने थे? आपके 63 तत्व ज्ञात थे। उन्होंने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान एवं उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों के बीच संबंधों का अध्ययन किया था। आ गया ना परमाणु द्रव्यमान के बारे में? किसने बात की थी? आपके मेंडेलेव ने बात की थी। आपको याद रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आंसर मिल गया आपको? आंसर होगा 63 वाला। मेंडेलेव के बारे में पूछा गया है ना, तो 63। आगे बढ़ते हैं। मेंडेलेव ने आवर्त सारणी का आधार कैसे बनाया था? देखिए फिर से सेम क्वेश्चन है लेकिन अलग तरीके से पूछ लिया। संयोजकता को बनाया था, परमाणु भार यानी कि द्रव्यमान को बनाया था, परमाणु संख्या यानी कि जेड एटॉमिक नंबर को बनाया था, या फिर परमाणु आयतन को बनाया था? तो आपको पता है, हमने जस्ट अभी एक्सप्लेनेशन को देखा है। करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका? आंसर नंबर बी आएगा। किसको बनाया था? अणु भार यानी परमाणु द्रव्यमान को बनाया था। याद रखिएगा, एटॉमिक मास को। इसको बनाया था, एटॉमिक मास को बनाया था। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है आपका? प्रोटॉनों की संख्या, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या प्लस में न्यूट्रॉनों की संख्या। क्या होता है आपका? परमाणु द्रव्यमान होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस में आपके जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉनों की संख्या। अगर आप इनका सम कर देते हो ना तो आपका परमाणु द्रव्यमान कहलाता है, यानी एटॉमिक मास कहलाता है, ठीक है। और परमाणु संख्या का मतलब होता है प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या का मतलब क्या हो गया? वो आपकी परमाणु संख्या है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। एक्सप्लेनेशन को देखिए आप। यह भी देखा गया कि समान भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म वाले विभिन्न तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर आ जाते हैं। इसी आधार पर मेंडेलेव ने आवर्त सारणी बताई, और जिसका सिद्धांत क्या है? तत्वों के जो गुणधर्म है उनके परमाणु द्रव्यमान का क्या होते हैं? आपके आवर्त फलन होते हैं। तो इस बात को आप याद रखिएगा। परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन किसने बनाया था? आपके मेंडेलेव ने। और परमाणु क्रमांक के बारे में किसने बात की थी? हेनरी मोजले ने। तो दोनों डिफरेंस है, इनको आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन मिल गई आपको, आंसर मिल गया। क्या है आंसर? आंसर नंबर बी, परमाणु भार यानी परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अक्रिय गैस है? अक्रिय गैस का मतलब है वो किसी के साथ क्रिया नहीं करते हैं। उनका जो ग्रुप है यानी कि लास्ट का जो उनका नियम है उसके अकॉर्डिंग वो तर्क है, वो किसी के साथ भी क्रिया नहीं करेंगे। क्या है? जिसे हम अक्रिय गैस बोलते हैं। तो वो कौन कौन सी हैं? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नियोन है, या फिर क्लोरीन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ना वो आएगा आपका आंसर नंबर सी। जो आपके नियोन है वो आपकी अक्रिय गैस के अंदर आते हैं, जिसे हम इनर्ट गैस भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? इनर्ट गैस, यानी कि इनर्ट है ये किसी के साथ भी क्रिया नहीं करेंगे आसानी से, ठीक है। हाइड्रोजन है, ये तो आपको सभी में मिल जाता है, तो ये तो क्रियाशील है। ऑक्सीजन है, ये भी क्रिया करती है। क्लोरीन है, इसके भी आपको लवण पदार्थ मिलते हैं, तो ये भी क्या है? आपका क्रियाशील है। तो कौन सा है आपका करेक्ट आंसर? आंसर नंबर सी, नियोन। अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन को। देखिए जो आपका 18वां ग्रुप है ना, 18वां जो समूह है उसके अंदर आपका हीलियम आता है, नियोन आता है, आर्गन आता है, ठीक है, क्रिप्टोन आता है, जिनोन आता है, और आपका रेडोन आता है। तो ये सभी जो है ना ये सारे के सारी आपकी अक्रिय गैस हैं। कौन कौन सी? याद रखना है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन और आपका रेडोन। ये सारी की सारी आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर मिल गया आपको, आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। कौन सा डाबेराइनर का त्रिक नहीं है? देखिए इसके बारे में मैंने बताया था ना आपको। डाबेराइनर ने क्या दिया था? त्रिक का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? त्रिक का सिद्धांत।
ट्रिक का सिद्धांत किसने दिया था? डाबे राइनर ने दिया था। तो इसमें ऑप्शंस को देखिए आप, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये हैं। एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोर और पोटेशियम क्या ये हैं? या फिर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम क्या ये हैं? या फिर क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन? ये है करेक्ट आंसर। हमसे पूछा गया था कि डाबे राइनर का ट्रिक नहीं है यानी कि शामिल नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका आंसर नंबर बी। जो आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो पोटेशियम है वो डाबे राइनर के ट्रिक के अंदर शामिल नहीं होते हैं। बाकी जो भी हैं वो आपके डाबे राइनर के ट्रिक में शामिल होंगे। और मैंने बताया था ना कितने तत्व, टोटल 9 तत्वों को शामिल किया था। कितने तत्वों को? 9 तत्वों को। और ट्रिक मतलब 3, तीन तीन के जोड़े में, एक जोड़ा ये हो गया 3 का, एक जोड़ा ये हो गया 3 का और एक जोड़ा ये हो गया 3 का। तो तत्व तो टोटल कितने हो गए आपके? 9 हो गए, लेकिन जोड़े कितने हो गए आपके? 3। इसलिए बोला गया ट्रिक का सिद्धांत किसने दिया था? डाबे राइनर ने दिया था। आपको याद रखना है, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। देखिए मैंने बता दिया डाबे राइनर ट्रिक कौन कौन से? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, आपको याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम किस धातु तक लागू होता है? देखिए न्यूलैंड्स ने क्या दिया था? आपका अष्टक नियम दिया था। तो पहले तो आपको यह याद रखना है कि अष्टक का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? न्यूलैंड्स ने दिया था। और जब न्यूलैंड्स ने ये अष्टक का नियम दिया तो उसमें कितने तत्व याद थे? आपके 56। ये भी आपको याद रखना है। कितने? न्यूलैंड्स के समय में आपके 56 तत्व याद थे। मेंडेलेव के समय में 63 थे, डाबे राइनर के समय में 30 थे। ये याद रखना है आपको। लेकिन यहां पे पूछा है कि न्यूलैंड्स का जो अष्टक नियम है ना वो किस धातु तक ही लागू होता था, क्योंकि इन्होंने ये बोला था कि आपका मान लो फर्स्ट नंबर पे कोई तत्व है, तो फर्स्ट के बाद 8वें नंबर पे जो तत्व आएगा ना, तो 8वें वाला और जो फर्स्ट वाला है इनकी जो प्रॉपर्टी है, जो रासायनिक गुण धर्म है ना, वो एक जैसे होंगे, यानी कि ये मिलेंगे। इनकी जो सिमिलरिटी है ना ये एक जैसे मिलेंगे आपको प्रत्येक तत्व के 8वें वाला। ये बात इन्होंने बोली थी, इसलिए इसको बोला गया था अष्टक नियम। ठीक है, और ये आपका किस धातु तक लागू होता है? ऑप्शंस को देखिए आप, कैल्शियम, पोटेशियम, कॉपर या फिर एल्यूमिनियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा आंसर नंबर फर्स्ट। तो आपका न्यूलैंड्स का जो अष्टक नियम है वो आपके कैल्शियम जो धातु है उस तक ही आपका लागू हो पाता है, ये याद रखिएगा आप। ठीक है, एक्सप्लेनेशन को देखते हैं हम कि न्यूलैंड्स के अष्टक में लिथियम एवं सोडियम के गुणधर्म समान थे। सोडियम लिथियम के बाद 8वां तत्व है। इसी तरह जो बेरिलियम है और जो मैग्नीशियम है इसमें अधिक समानता थी। ठीक है, और ऐसा देखा गया कि अष्टक का जो सिद्धांत है वो केवल और केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व का जो गुणधर्म है वो पहले तत्व के साथ नहीं मिलता। ठीक है, तो प्रत्येक 8वें तत्व का जो गुणधर्म था वो पहले तत्व के साथ मिलता था, तो इसको बोला गया था अष्टक का नियम। अष्टक का नियम। ठीक है, और किसने दिया था? आपके न्यूलैंड्स ने दिया था, याद रखना है आपको। ठीक है, एक्सप्लेनेशन मिल गई। करेक्ट आंसर आपका आंसर नंबर ए। ठीक है, और ये सभी नोट्स के अंदर है। एक्सप्लेनेशन जो मैं आपको दिखा रहा हूं ना यहाँ पे, या हमारी नोट्स के अंदर है। ठीक है, और वीडियो के थ्रू भी मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है। तो आपका डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप नोट्स वाला कोर्स लेना चाहें तो नोट्स भी ले सकते हैं, और अगर आप वीडियो कोर्स लेना चाहें जिसमें आप वीडियो के थ्रू हर चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे तो आप वीडियो कोर्स भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर, बाईं मतलब इस साइड में, बाईं से जब दाईं ओर यानी कि लेफ्ट से जब आप राइट की तरफ जाते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है? तो देखिए, तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपकी बढ़ जाती है, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, या फिर इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ना वो आएगा आंसर नंबर बी। बाकी सारे आपके गलत हैं, बाकी सभी आपके गलत हैं। केवल और केवल आंसर नंबर जो बी है ना, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो आपकी बढ़ जाती है। और इस बात के बारे में मैंने जो कल वीडियो डाली थी उसके अंदर बहुत ही अच्छे से समझाया था। चलो मैं फिर से एक बार बता देता हूं आपको। देखिए, इसने बात की है जब आप बाईं से दाईं तरफ, यानी कि ये आपका लेफ्ट है, और लेफ्ट से जब आप राइट की तरफ जाते हो ना तब बात की है। तो इसने क्या बोला है कि जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन है ना उनकी संख्या बढ़ जाती है। और देखिए, संयोजकता इलेक्ट्रॉन के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि आपके कोष होते हैं, ये नाभिक है, इसके चारों तरफ आपके कोष हैं। ठीक है, जो मैंने के एल एम इनके बारे में जो बात की थी, मान लो ये क्या आपका के है, फिर एल है, फिर एम है, मैंने कल इनके बारे में बात की थी। और मैंने बताया था कि जो लास्ट उसका जो सर्कल होता है ना, जो कोष होता है, उसके अंदर जो भी आपके कंप्लीट नहीं हो पाते ना वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो आपके संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं और जब हम बताते हैं ना कि किस कोष के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो उसके बेस पे हम बताते हैं कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने हैं। आप एग्जांपल से समझिए, जैसे मैंने कल भी बताया था इस चीज के बारे में, जैसे लिथियम है,
अब लिथियम की जो परमाणु संख्या है कितनी, आपकी 3 है। जब आप 3 को फुलफिल करोगे आप तो 2 लिखोगे पहले, फिर 1 आएगा, क्योंकि मैंने बताया था कोर्स के अकॉर्डिंग, पहले में 2 आता है, सेकंड में 8 आता है, 2 8 8 18 18 32। मैंने ये वाला तरीका बताया था कि इस तरह से लिखते हैं हम, कि पहले कोर्स में आपके 2 आएंगे, सेकंड वाले में 8 आएंगे, थर्ड में 8, ठीक है, फोर्थ में 18, फिफ्थ में 18, आगे फिर 32। इस तरह से मैंने कल बताया था आपको, ठीक है। तो फर्स्ट कोर्स जब लिथियम की परमाणु संख्या 3 है तो 3 में से फर्स्ट कोर्स में कितने आ गए, आपके 2 आ गए, तो फुलफिल हो गया, नॉर्मल सी बात है। और नेक्स्ट कोर्स में कितना आया, आपका 1 आया, तो 1 आपका बच गया। कितने चाहिए थे, टोटल 8 चाहिए थे, तो 1 आपका प्रेजेंट है, 7 और चाहिए आपको, है ना। तो जो बच गया ना वो आपकी संयोजकता होती है। तो कितनी संयोजकता हुई, आपकी 1 हुई। अब सेकंड देखते हैं हम बेरियम को। बेरियम की कितनी है, 4 है। तो ये को क्या लिखोगे आप, 2 × 2, तो 2 तो आपका पहले वाले में आ गया, यानी कि तो फुलफिल हो गया। बचे कितने इलेक्ट्रॉन, आपके 2 बच गए। तो 2 क्या हो गई, संयोजकता हो गई। तो पहले संयोजकता 1 थी, फिर 2 हुई, और इसी तरीके से जब आप आगे बढ़ोगे ना तो 3 होगी, फिर उसके बाद 4 होगी, फिर 5 होगी। इस तरह से आपकी बढ़ती जाएगी जब आप बाईं तरफ से दाईं तरफ जाते हो, जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हो। आप देख भी सकते हैं, चलो मैं बोरोन को बता देता हूं। बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना है, 5 है। इसको करोगे तो कैसे करोगे आप, 2 और फिर 3, ऐसे ही करना पड़ेगा ना। तो फर्स्ट में तो 2 आ सकते हैं, तो ये तो आपका फुलफिल हो गया। बचे कितने, आपके 3 बच गए। कितने बच गए, 3 बच गए। और चाहिए कितने, इसमें 8 चाहिए फुलफिल होने के लिए। 8 तो कंप्लीट नहीं है ना, तो 3 आपके बच गए ना, तो संयोजकता क्या हो जाएगी इसकी, 3 हो जाएगी बोरोन की, है ना। तो इस तरीके से जो संयोजकता है वो बाएं से दाईं तरफ जाने पर, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ जाने पर क्या हो रही है, आपकी बढ़ रही है। तो इसलिए जो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा। और देखिए सी को देखिए आप, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, ये गलत है। जैसे जैसे आप बाईं से दाईं तरफ जाते हैं ना, तो इनकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति है ना वो आपकी घटती जाती है। और कल वाली वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था इसको, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आपको आंसर मिल गया, आंसर नंबर बी, ठीक है। आगे चलिए, एक्सप्लेनेशन देख लिया आपने। चलो यहां पे एक बार फिर से दिखा देता हूं मैं आपको कि आबंध बनाते समय धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति होती है ना, अर्थात वह विद्युत धनात्मक होती है, ठीक है। आवर्त में जैसे जैसे संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉनों पर किया जाने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति है वो आपकी घट जाती है, ठीक है। कल की वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे से इनके बारे में समझाया था कि इस लैंग्वेज का मतलब एक्चुअल में है क्या। तो आगे चलते हैं। वह वैज्ञानिक जिसने सर्वप्रथम कहा कि परमाणु संख्या तत्व का आधारभूत गुण है, न कि परमाणु द्रव्यमान। आगे आपको समझ में, यानी कि इसने परमाणु द्रव्यमान को नकारा था और जो परमाणु संख्या है उसके बारे में बात की थी। तो वो आपके कौन से वैज्ञानिक हैं, ये आपसे पूछा गया है। न्यूलैंड्स है, डाबेराइनर है, हेनरी मोजले हैं, या फिर मेंडेलेव हैं। मैंने जस्ट अभी आपको बताया था, करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा, हेनरी मोजले। मैंने बताया था कि जो हेनरी मोजले हैं, जिन्होंने आधुनिक आवर्त जो सारणी है उसके नियम दिए थे, तो इन्होंने बेस किया था परमाणु संख्या के आधार पर। किसके आधार पर, परमाणु संख्या के आधार पर। जो आपके मेंडेलेव थे, इन्होंने बात की थी द्रव्यमान संख्या के बारे में। जो आपका परमाणु द्रव्यमान है ना, परमाणु द्रव्यमान के बारे में बात की थी मेंडेलेव ने, जबकि जो आपके हेनरी मोजले हैं, इन्होंने बात की थी परमाणु संख्या के बारे में। आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आप एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं आप कि सन 1913 में, कब, सन 1913 में हेनरी मोजले ने बताया कि तत्व के जो परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उनका जो परमाणु संख्या है ना वो अधिक आधारभूत गुणधर्म है। यानी कि जब आप पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं उनको व्यवस्थित करते हो, उनको प्लेस करते हो, तो उस समय जो परमाणु द्रव्यमान है ना उसकी तुलना में जो परमाणु संख्या है, यानी कि एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर, इन्होंने बोला कि एटॉमिक मास, ये एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास की बजाय जो आपका एटॉमिक नंबर है वो ज्यादा अधिक आधारभूत गुणधर्म है। कि अगर आप एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग चाहते हो ना तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से जो एलिमेंट्स हैं उनको प्लेस कर पाओगे पीरियोडिक टेबल के अंदर। ये बात की थी किसने, आपके हेनरी मोजले ने, और कब की थी, 1913 के अंदर। तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। आगे चलें, एक्सप्लेनेशन मिल गई आपको। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, आंसर नंबर सी, हेनरी मोजले, ठीक है। आगे चलते हैं। एका एल्यूमिनियम का संबंध किससे है, एका एल्यूमिनियम। देखिए मैंने कल भी इनके बारे में, वीडियो के बारे में आपको बताया था, तो वहां पे हमने इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था। तो देखिए आप ऑप्शन को, गैलियम से संबंधित है, जर्मेनियम से संबंधित है, स्कैंडियम से संबंधित है, और आपके कैल्शियम के साथ संबंधित है। चलो एक्सप्लेनेशन को देखो आप। देखिए जैसे बाद में ज्ञात होने वाले तत्व कौन कौन से, आपके स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम के गुण धर्म क्रम से एका बोरोन,
तो एक का बोरोन का संबंध किससे हो गया? आपके स्कैंडियम के साथ हो गया। एक का एल्यूमिनियम, तो एक का एल्यूमिनियम का संबंध किससे हो गया? आपका गैलियम के साथ हो गया। और आपका एक का सिलिकॉन का संबंध जो है वो आपका जर्मेनियम के साथ हो गया। ठीक है, ये कल की वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे से बताया था। तो यहां पे क्या पूछा है? गैलियम के बारे में। ठीक है, कि जो आपका एक का एल्यूमिनियम है उसका संबंध किससे है? आपका गैलियम के साथ। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर फर्स्ट, जर्मेनियम और स्कैंडियम। ये भी मैं आपको बता चुका। स्कैंडियम किसके साथ है? आपका एक का बोरोन के साथ, एक का बोरोन के साथ। और जर्मेनियम किसके साथ है? आपका एक का सिलिकॉन के साथ। इनका संबंध है। ये बाद में खोजे गए थे, जब आपके जो मेंडलेफ है उन्होंने जो सारणी दी थी ना, तो उनकी सारणी देने के बाद ये आपके निकल के आए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन मिल गई आपको। करेक्ट आंसर क्या होगा? गैलियम होगा आपका। ठीक है, क्योंकि एक का एल्यूमिनियम के बारे में बात की गई है। तो आगे चलते हैं। तत्वों के वर्गीकरण में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ऑप्शंस को देखिए आप। मेंडलेफ ने निभाई, न्यूलैंड्स ने निभाई, डोल्टन ने निभाई, या फिर डाबे राइनर ने निभाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आंसर नंबर फर्स्ट। जो आपके मेंडलेफ हैं उन्होंने क्या निभाई थी? तत्वों के वर्गीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्योंकि एक्चुअल में जो आधुनिक आवर्त सारणी है ना, वो मेंडलेफ से रिलेटेड है। लेकिन मेंडलेफ ने बात की थी परमाणु द्रव्यमान के बारे में। तो इसमें सिर्फ एक चेंजमेंट किया था, किसने? हेनरी मोजले ने। बाकी इनकी जो आवर्त सारणी थी वो सही थी, लेकिन उन्होंने बोला कि हमें परमाणु द्रव्यमान की बजाय किसमें, जो आपके परमाणु क्रमांक है उसके अकॉर्डिंग करना चाहिए। किसने बोला था? आपके हेनरी मोजले ने। तो हेनरी मोजले ने जो आधुनिक आवर्त सारणी है ना, उसके अंदर सिर्फ यही एक चेंजमेंट किया था कि परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग उसको लगाया था। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि तत्वों के वर्गीकरण में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? आपके मेंडलेफ ने। याद रखिएगा आप। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं हम। न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत के अस्वीकार होने के बाद भी कई वैज्ञानिकों ने ऐसे प्रतिरूपों की खोज की जारी रखी जिससे तत्वों के गुण धर्मों का उनके परमाणु द्रव्यमान के साथ संबंध आपका स्थापित किया जा सके। और इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? आपके मेंडलेफ ने निभाई थी। किसने निभाई थी? मेंडलेफ ने। क्योंकि न्यूलैंड का जो अष्टक नियम जब आपका अस्वीकार हो गया था ना, उसके बाद आपके मेंडलेफ आए थे। और जो मेंडलेफ थे इन्होंने तत्वों के आवर्त के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने परमाणु द्रव्यमान के अकॉर्डिंग बोला था। और इसके बाद फिर आए थे आपके हेनरी मोजले, उन्होंने बोल दिया था परमाणु क्रमांक के अनुसार। जो परमाणु क्रमांक है वो इंपॉर्टेंट है, और मेंडलेफ ने परमाणु द्रव्यमान को इंपॉर्टेंट बताया था। बस ये वाली चीजें आपको अच्छे से इसमें याद रखनी है। तो ये आपके क्वेश्चंस थे। तो ये आपकी न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। आगे से जो भी क्वेश्चन आएंगे ना वो चैप्टर वाइज ही आएंगे आपके। ठीक है, देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया आपकी न्यू ईयर स्पेशल सेल चल रही है। आप एक बात हमेशा याद रखिए, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू करने से सिलेक्शन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी करने से सिलेक्शन नहीं होगा। आपको दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। थ्योरी भी आनी चाहिए और आपको उसकी थ्योरी के साथ साथ जो एमसीक्यू हैं उनका भी पता होना चाहिए कि किस तरह से क्वेश्चंस को टैकल करना है। ठीक है, तो आपकी न्यू ईयर स्पेशल सेल चल रही है और उस पर आपको जो भी आपका मनपसंद कोर्स होगा उस पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको कोड क्या लगाना है? हैप्पी न्यू ईयर। इस बात को आप याद रखिएगा। तो आज के सेशन में सिर्फ और सिर्फ इतना ही था। थैंक यू।